मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। जनता की पसंद ज़ोहरान ममदानी की कोशिश, न्यूयॉर्क सिटी को सस्ता बनाने की लड़ाई। एस्टोरिया बॉलीवार्ड पर संदिग्ध कोठे को बंद कराने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन। ईवीएम में कैंडिडेट का कलर्ड फोटो, मोबाइल वाला कैमरा, जाने विधानसभा चुनाव में इस बार क्या नया। नवी मुंबई हवाई अड्डे को मुंबई से जोड़ने के लिए बनेगी सुरंग, डिप्टी सीएम ने प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में सीएम का एक्शन, एफडीए के डिप्टी डायरेक्टर व 2 ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड, आईएमए क्यों खफा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, नशा, वन्यजीव और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी में कई गिरफ्तार। बिहार में सिमटती जेडीयू तो आरजेडी को मिलती बढ़त, बढ़ते घटते वोट शेयर और सीटों के आंकड़े का इशारा किस तरफ। शेयर बाजार में बड़ी तेजी, सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की उड़ान। ऐसे हमले बेहद निंदनीय, पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से की बात। बिहार चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 फेज में मतदान, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बचे एक्टर। एक सीक्रेट डील और साइलेंट डिलीवरी, पाकिस्तान से अमेरिका चला गया अरबों डॉलर का खजाना। कतर की सुपरमार्केट में भी चलेगा अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जाने भारतीयों को होगा कितना फायदा। गाजा में युद्ध के 2 साल और मिस्र में हमास इजराइल की बातचीत, क्या अब थमेगी धमाकों की आवाज। पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए किया रोने धोने का ड्रामा, भोजपुरी स्टार ने बताया क्या थी ज्योति सिंह की जिद। चलिए विस्तार से जानते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को लेकर जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिल रही है। वे शहर को कामकाजी परिवारों के लिए किफायती बनाने के वादे के साथ चुनाव मैदान में हैं। शहर के सबसे प्रभावशाली मजदूर संघों और प्रमुख नेताओं का समर्थन मिलने के बाद ममदानी की उम्मीदवारी को लेकर 5 बरों में नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। न्यूयॉर्क में रहने वाले और सार्वजनिक स्कूलों से पढ़े ममदानी को कामकाजी लोगों का सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है। बतौर विधानसभा सदस्य उन्होंने बस और सबवे सेवाओं को बेहतर बनाया, टैक्सी ड्राइवरों के लिए $450 मिलियन का कर्ज राहत पैकेज दिलाया और आम न्यूयॉर्क वासियों पर बढ़ते किराए व महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। उनका चुनावी नारा अ न्यूयॉर्क वी कैन ऑल अफोर्ड, यानी एक ऐसा न्यूयॉर्क जिसे हर कोई वहन कर सके, इस बात पर केंद्रित है कि लोगों के जीवन यापन की लागत घटे और जो मेहनत करते हैं उन्हें न्याय मिले। ममदानी ने वादा किया है कि रेंट स्टेबलाइज्ड किराएदारों का किराया फ्रीज करेंगे, एमटीए बसों को तेज और मुफ्त बनाएंगे और जरूरी चीजों की कीमतें कम करेंगे ताकि हर परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ममदानी को गवर्नर कैथी हॉचल, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनियो डेलगेडो, अटॉर्नी जनरल लेटिटिया चिश, जेम्स सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओसेकिस-कोर्टेज, नाइडिया वेलेंज़ेक्विज और जमाल बोमैन का भी समर्थन मिला है। शहर के कई बरो प्रेसिडेंट्स एंटोनियो रेनेसो, डोनोवन रिचर्ड्स और वेनेसा गिब्सन ने भी उनके पक्ष में खुलकर समर्थन जताया है। प्रमुख मजदूर संगठनों 1199 SEIU, DC 37 और 32 BJ SEIU के साथ वर्किंग फैमिलीज पार्टी ने भी ममदानी को कामकाजी वर्ग और समुदायों के सच्चे नेता के रूप में समर्थन दिया है। एक यूनियन प्रतिनिधि ने कहा, ज़ोहरान जानते हैं कि कामकाजी लोग कितने चुनौतियों से गुजरते हैं। वे सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते, उसे हकीकत में लाते हैं। 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली अर्ली वोटिंग और 4 नवंबर के चुनाव दिवस से पहले ममदानी की मुहिम लगातार मजबूत होती जा रही है। बढ़ते किरायों, महंगे ट्रांजिट और अमीरों के सुनने वाली सरकार से थके लोगों के बीच उनका एकता और न्याय का संदेश गहराई से जुड़ रहा है। समर्थकों का कहना है अब वक्त है नई दिशा, नई लीडरशिप और जनता की आवाज सुनने वाली सरकार का। रिपोर्टिंग मुजाहिदुल इस्लाम।
क्वींस के ईस्ट एल्महर्स्ट इलाके में रविवार दोपहर लोगों ने एकजुट होकर एस्टोरिया बोलेवार्ड पर स्थित कथित कोठे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस रैली का नाम रखा गया शट इट डाउन, यानी इसे बंद करो अभियान। ये प्रदर्शन 9405 एस्टोरिया बोलेवार्ड पर हुआ, जहां स्थानीय नेताओं और निवासियों ने मिलकर इस कथित अवैध गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स सोनिया हार्वे और हायरम मॉन्सेट्रेट के साथ फ्रैंक टेलर, जोनाथन कार्सन और रोसा सांचेज ने भी भाषण दिया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं और ऐसे सभी गैर कानूनी ठिकानों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। रैली में शामिल लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था वी डिमांड बेटर, यानी हमें बेहतर माहौल चाहिए। निवासियों का कहना है कि महीनों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो मामला सिटी हॉल तक लेकर जाएंगे। प्रदर्शन में न सिर्फ स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया, बल्कि आसपास की ब्लॉक एसोसिएशनों और स्थानीय व्यापारिक समुदायों ने भी खुलकर समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि ईस्ट एल्महर्स्ट को एक सुरक्षित और परिवार हितैषी क्षेत्र बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ये जगह स्थायी रूप से बंद नहीं होती, वे अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये आंदोलन अब एक प्रतीक बन चुका है लोगों में एकजुट होने का, और ये दिखाता है कि जब समुदाय साथ खड़ा होता है तो बदलाव मुमकिन होता है। रिपोर्ट एम नूर तौफादर, मिलेनियम टीवी, क्वींस, न्यूयॉर्क। चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कई ऐसी चीजें करने जा रहा है जो देश में पहली बार होंगी। इसमें बीएलओ की दिल्ली में ट्रेनिंग कराने से लेकर मोबाइल फोन जमा कराने तक की बातें शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव देश के इतिहास में सबसे पारदर्शी, सुरक्षित और आसान होने वाला है। पहली बार बूथ लेवल ऑफिसर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए पहली बार बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ को नई दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार के चुनाव में 90,712 बीएलओ नेता तैनात रहेंगे। इसके अलावा 243 ईआरओ, 38 डीईओज हर पल मौजूद रहेंगे। निश्चित संख्या में मतदाता पहली बार विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की एक संख्या तय की गई है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि हर पोलिंग बूथ पर मतदान सही से हो सके और भीड़ न लगे, इसके लिए 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है। मोबाइल ले जाने की सुविधा, पहली बार मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक मोबाइल ले जाने की इजाजत दी गई है। मतदाता मोबाइल लेकर जा सकते हैं और मोबाइल जमा कर सकते हैं। वोट डालने के बाद वो अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल उस कमरे के ठीक बाहर जमा किया जा सकता है जहां बूथ बना है। उम्मीदवारों को पोलिंग बूथ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में अपने बूथ लगाने की भी मंजूरी दी गई है। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफी दूर लगते थे, इससे वोटरों और एजेंट्स को काफी परेशानी होती थी। ईवीएम में कलर फोटो, ईवीएम में पहली बार उम्मीदवारों की कलर्ड फोटोग्राफ लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से पहचान की दिक्कत आती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि रंगीन फोटो होगी और सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा। ऐसे में उम्मीदवारों की पहचान आसानी से होगी और वोटरों को भी आसानी होगी। डिजिटल इंडेक्स रिपोर्ट, इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में डिजिटल इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डिजिटल इंडेक्स कार्ड कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। हर बूथ की वेबकास्टिंग भी की जाएगी, लेकिन ये वेबकास्टिंग केवल हाई कोर्ट को ही उपलब्ध कराई जाएगी। हर सीट के लिए ऑब्जर्वर, सभी 243 सीटों पर पहली बार जनरल ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इन ऑब्जर्वर्स के फोन नंबर और इनके असेंबली के बारे में भी जानकारी मतदाता को दी जाएगी। सिर्फ एक कॉल की दूरी पर मशीनरी, बिहार की पूरी चुनाव मशीनरी एक कॉल की दूरी पर रहेगी। ECOINET ऐप को डाउनलोड करके चुनावी प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। अगर मतदाता को कोई दिक्कत है तो वो अपना BLO से बात कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। मतदाता 1950 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। पोस्टल बैलेट की स्ट्रीमलाइनिंग, काउंटिंग, ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म करना जरूरी बन गया है।
सेकेंड लास्ट राउंड से ठीक पहले पोस्ट बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के ठीक बाद ईवीएम वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी। फॉर्म 17C और वीवीपैट में मिसमैच होने की स्थिति में उन ईवीएम से संबंधित वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती की जाएगी। स्लिप में बदलाव, वोटर इंफॉर्मेशनल स्लिप में बदलाव किया गया है। अब उसमें मतदान केंद्र और बूथ संख्या की जानकारी ऊपर में ही दी जाएगी। इससे मतदाताओं को काफी फायदा होने की उम्मीद है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। हवाई अड्डे को मुंबई से जोड़ने के लिए सुरंग बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडीए को प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिए हैं। एमएमआरडी कार्यालय ने सोमवार को हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नवीन सोना, महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई हवाई अड्डे को मुंबई से सुरंग के जरिए जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नवी मुंबई हवाई अड्डा मुंबई को दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता प्रति वर्ष 2 करोड़ से अधिक होगी। स्वाभाविक है कि मुंबई के इस हवाई अड्डे तक बड़ी संख्या में वाहन जाएंगे और आएंगे। इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। इसी को देखते हुए टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है। नवी मुंबई हवाई अड्डे पर हवाई यातायात बढ़ने की वजह से मौजूदा सड़क मार्ग पर भीड़ बढ़ेगी। एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग, उपनगरीय रेलवे, मेट्रो और जल परिवहन नेटवर्क से जोड़ना जरूरी होगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने महानगर आयुक्त से जांच करने को कहा कि क्या मौजूदा से लिंक बीकेसी से नवी मुंबई हवाई अड्डे तक सुरंग का निर्माण किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुरंग परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने और यह अध्ययन करने का सुझाव दिया कि ये मार्ग भूमि एवं समुद्री परिवहन के लिए किस तरह उपयोगी हो सकता है। इसका डिजाइन तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा है। बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देश के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट्स में से एक होगा। एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार हो चुका है और दूसरा रनवे 4 वर्षों में पूरा होगा। कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए अटल सेतु से कोस्टल रोड तक नई सड़क बन रही है। मेट्रो लाइन 8 को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगी। इसके अलावा वाटर टैक्सी सेवा भी शुरू होगी, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। इस एयरपोर्ट को एक विशेष प्रायोजन निकाय नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड NMIAL द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका निकाय में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र की 74-26% की हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर और 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। एक ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला कर दिया गया है। वहीं एमपी में डॉक्टर की गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है और दवा कंपनी व रेगुलेटर की कमियों से ध्यान भटकाने की चाल बताया है। इन अधिकारियों पर गिरिगाज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छिंदवाड़ा प्रकरण के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा, जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोस्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का तबादला किया गया है। सीएम ने कहा कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दवा की रिकवरी के लिए चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दुकान में मौजूद स्टॉक जब्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने ये दवा ली है, उनके घरों से दवा रिकवर करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। आशा और उषा कार्यकर्ताओं के साथ ही सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के अलावा पिछले दिनों क्षेत्र में बिकने वाली अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन कराया जाए। दवाओं पर जो चेतावनी और सावधानियां लिखी जानी चाहिए वो लिखी जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच
जांच के लिए अभियान शुरू किया जाए। नियमों का पालन सही से नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए। 4 साल से छोटे बच्चों को न दे कॉम्बिनेशन ड्रग। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कॉम्बिनेशन ड्रग न दिए जाएं और इसका उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स सहित डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आवश्यक सावधानियां अपनाने और जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री यादव ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की निर्माता कंपनी पर कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को घटनाक्रम से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर्स को भी इस संबंध में सूचना दी गई है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को लेकर तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर की जांच रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी पर आईएमए ने खोला मोर्चा। बैठक में बताया कि मरीजों को कोल्ड ड्रिफ्ट दवा लिखने और अपने परिजनों के जरिए कोल्ड ड्रिफ्ट की बिक्री कराने वाले डॉक्टर के निलंबन की कार्रवाई की गई है। दवा निर्माता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एमपी में डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। आईएमए ने इसे अन्यायपूर्ण और कानून की अनदेखी करार दिया है। संगठन का कहना है कि असली दोषी दवा निर्माता और नियामक एजेंसियां हैं, जबकि डॉक्टर केवल वही दवाएं लिखते हैं जो बाजार में उपलब्ध और अप्रूव्ड होती हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने 2 दिनों की ड्यूटी के दौरान एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के कई मामले पकड़े हैं। 4 और 5 अक्टूबर 2025 के बीच पकड़े गए इन मामलों में विदेशी ड्रग्स, जंगली जानवरों और कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी शामिल है। केस नंबर 1, बैंकॉक से आए यात्री के बैग में मिला हाइड्रोपोनिक वीड। कस्टम्स अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बैंकॉक से मुंबई आ रही फ्लाइट नंबर VZ760 में एक यात्री संदिग्ध है। जांच के दौरान जब उसके ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.964 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मारिजुआना बरामद हुआ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.96 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। केस नंबर 2, बैग में मिले जीवित इग्नुआ ड्रैगन और बंदर वन्य जीव तस्करी का भंडाफोड़। एक और खुफिया सूचना के आधार पर कस्टम्स टीम ने बैंकॉक से फ्लाइट 6E1060 से आए यात्रियों को रोका। जांच में उसका बैग खोलते ही अधिकारी दंग रह गए। अंदर से जिंदा और मृत विदेशी जानवर मिले, 19 डगुनुआ और 10 ऑरेंज बियर ड्रैगन, एक मृत रैकून, एक क्वींस मॉनिटर लिजर्ड जिंदा, 3 स्क्विरल, 2 गंभीर अवस्था में, एक मृत, 2 मृत सेंट्रल अमेरिकन स्क्विरल मंकी। इन सभी वन्य जीवों को तस्करी कर भारत लाया जा रहा था। यात्री को कस्टम्स एक्ट 1962 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया है। केस नंबर 3, कोलंबो से आए यात्री के बैग में मिले महंगे ड्रोन। कोलंबो से फ्लाइट UL 141 से मुंबई पहुंचे एक यात्री के बैग की जांच के दौरान अधिकारियों ने कई महंगे ड्रोन और उपकरण बरामद किए। इसमें शामिल है DJI Mavic 4 Pro फ्लाई मोड कॉम्बो 2 पीस, DJI Mavic 4 Pro क्रिएटर कॉम्बो 512 GB 2 पीस, DJI Martis 40 और 4E 2 यूनिट, DJI Flip फ्लाई कॉम्बो 2 पीस, इंस्पायर 3 बॉडी, DJI Avata 2 पीस। सामानों की कुल कीमत 32 लाख बताई जा रही है। सभी ड्रोन बैग में छिपाकर लाए गए थे। केस नंबर 4 और 5, बैंकॉक से फिर वीड तस्करी के 2 और मामले। इसी दौरान बैंकॉक से आने वाली VZ760 फ्लाइट के 2 यात्रियों की कस्टम्स टीम्स ने पकड़ा। दोनों के बैग से क्रमशः 1.93 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया। दोनों मामलों में जब्त ड्रग्स की कुल कीमत 3 करोड़ आंकी गई है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 14 नवंबर को आने की उम्मीद है। पहले चरण में 121 तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य की कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। वहीं 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन है। पहले चरण में 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान होने हैं। इसमें राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज,
सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा शामिल हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव के इन दोनों चरणों में जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां पिछले 3 चुनावों में 3 बड़े राजनीतिक दलों ने कैसा प्रदर्शन किया, चलिए इसे वोट शेयर और सीटों की संख्या में आने वाले उतार चढ़ाव से जानते हैं। जेडीयू के प्रदर्शन में लगातार सीट 2010 के चुनाव में वोट शेयर और सीटों के मामले में जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी थी। 2025 के पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए, उनमें जेडीयू को 24.6% वोट मिले थे, तो सीटें 59 हासिल हुई। वहीं दूसरे चरण 2025 के मुताबिक की सीटों पर उसे 20.5% वोट मिले थे और कुल सीटें 56 हासिल हुई थी। 2010 में जेडीयू को कुल 115 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन अगले 2 चुनावों में उसकी सीटों में बेहद गिरावट देखने को मिली। 2015 के चुनाव में जेडीयू की सीटों में 2010 के मुकाबले 38% की गिरावट देखने को मिली और 71 सीटों पर सिमट गई। हालांकि ये चुनाव वो आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ी, पर उसके वोट शेयरों में जबरदस्त कमी आ गई। 2010 में जेडीयू को 22.6% वोट शेयर मिले, लेकिन 2015 में ये 16% पर आ गिरा। 2020 में जेडीयू के वोट शेयर में 2025 के मुकाबले बहुत कमी नहीं आई, पर उसकी सीटों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2020 में जेडीयू का वोट शेयर 15% रहा, उसकी कुल 43 सीटें मिली, जो 2010 के मुकाबले 62% कम है। आरजेडी का चुनावी ग्राफ 2010 में बीजेपी से भी अधिक 20% वोट शेयर पाने के बावजूद केवल 22 सीटों पर सिमट गई। उसे 2025 के चुनावी चरण के मुताबिक पहले चरण में 15 तो दूसरे चरण में केवल 7 सीटें हासिल हुई। उसने उनके बाद में चुनावों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 2015 में आरजेडी के वोट शेयर में मामूली गिरावट आई, लेकिन उसने सीटों की कुल संख्या 80 पर पहुंच गई। 2020 में उसने न केवल वोट शेयर के मामले में बड़ा छलांग लगाया, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कुल वोट प्रतिशत 23.1 रहा। पहले चरण में 42 तो दूसरे में 33 सीटों के साथ उसने बीजेपी से एक अधिक 75 सीटें जीती। बीजेपी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव। बीजेपी ने 2010 के कुल 16% वोट शेयर को अगले चुनाव में बढ़ा लिया। उसे 2015 में 24% वोट हासिल हुए, लेकिन 2010 में हासिल 91 सीटों के मुकाबले उसे 2015 में कुल 53 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। तो इसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार और लालू यादव के एक साथ चुनाव मैदान में उतरना था। साल 2000 के बाद राज्य में भारी संख्या में मतदान हुआ। 56% वोटरों ने अपने वोट डाले। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी 71 सीट हासिल की। हालांकि 2020 में एक बार फिर जेडीयू की एनडीए में वापसी हुई और इसका असर बीजेपी की कुल सीटों में हुए इजाफे में देखने को मिला। कोरोना महामारी की विभीषिका के तुरंत बाद 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आरजेडी से कम 74 सीटें हासिल की। पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 21 सीटों का लाभ हुआ। हालांकि उसके कुल वोट शेयरों में 4% का बड़ा गिरावट देखने को मिला, तो इसकी वजह आरजेडी बना, जिसके वोट शेयरों में 4% की बढ़ोतरी हुई। अन्य दलों में किसका प्रदर्शन अहम? एनडीए के घटक दल एलजेपी और हम ने राज्य में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2010 में हम को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, तो उसने अगले 2 चुनाव में एक और 4 सीटें जीती। वहीं एलजेपी ने 2010 में कुल 6.7 वोट प्रतिशत के साथ 3 सीटें हासिल की थी, जो 2020 में केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई। हालांकि वोट शेयर के मामले में एलजेपी अब भी एनडीए के घटक दलों के बीच बीजेपी और जेडीयू के तीसरे पायदान पर है। उधर देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर 2010 के 8.4% से 2020 में 9.5% रहा। इसमें मामूली बढ़त देखी गई। हालांकि महागठबंधन में आने के बाद से कांग्रेस के ये वोट शेयर उसके 4 सीटों को 2 अंकों में बदलने में कामयाब रहे। 2015 में कांग्रेस को 27 सीटें तो 2020 में 19 सीटें हासिल हुई। टाटा कैपिटल को भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है।
सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। ये कदम टाटा समूह के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे समूह की वित्तीय सेवा शाखा को निवेशकों के सामने अपनी स्थिति और रणनीति बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आईपीओ के तहत टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड अपनी 23 करोड़ इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। वहीं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। इसके अलावा कंपनी नए शेयर भी जारी करेगी, जिनकी संख्या 21 करोड़ होगी। इसका मतलब है कि ये इश्यू न केवल मौजूदा निवेशकों को आंशिक निकासी का अवसर देगा, बल्कि कंपनी को विकास की जरूरतों के लिए ताज़ा पूंजी जुटाने में भी मदद करेगा। वर्तमान में टाटा सन्स के पास टाटा कैपिटल में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास करीब 7% हिस्सेदारी है। दूसरी ओर आईएफसी के पास कंपनी की 1.8% हिस्सेदारी है, जो लगभग 7.16 करोड़ शेयरों के बराबर है। इस लिस्टिंग के बाद टाटा समूह के शेयरधारक आधार में व्यापक विविधता आएगी और आम निवेशकों को भी कंपनी में भागीदार बनने का मौका मिलेगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी का उपयोग मुख्य रूप से अपने टियर 1 पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए किया गया है। एनबीएफसी क्षेत्र में पूंजी की मजबूती बेहद अहम होती है, क्योंकि यही आधार कंपनी को नए कर्ज देने, विस्तार करने और संभावित जोखिमों से निपटने में सक्षम बनाता है। टाटा कैपिटल का मानना है कि भविष्य में क्रेडिट डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी, तो रिटेल लोन, एमएसएमई फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग जैसे सेगमेंट्स में भारी अवसर हैं। इसलिए कंपनी आने वाले वर्षों में इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहती है। इस इशू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और एचडीएफसी बैंक को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। ये सभी संस्थान भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईपीओ मैनेजमेंट का गहरा अनुभव रखते हैं, जिससे निवेशकों को बेहतर गाइडेंस और स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि टाटा कैपिटल ने आईपीओ से पहले किसी भी तरह का प्री आईपीओ प्लेसमेंट करने का निर्णय नहीं लिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी सीधे बाजार के निवेशकों के सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहती है और इसके वैल्यूएशन का निर्धारण खुले बाजार के डिमांड और सप्लाई के आधार पर होगा। पिछले कुछ महीनों में टाटा कैपिटल ने पूंजी जुटाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड्स के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी प्राप्त की। इससे पहले फरवरी में कंपनी ने एक और राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीदी थी और आईएफसी जैसे अन्य शेयरधारकों ने भी योगदान दिया। इस तरह की पूंजी जुटाने की गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि टाटा कैपिटल लगातार अपने लोन बुक का विस्तार करने और वित्तीय मजबूती बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत है। लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी बन जाएगी। ये टाटा समूह के लिए एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा। गौरतलब है कि टाटा समूह पहले से ही आईटी, ऑटोमोबाइल, स्टील, केमिकल्स और उपभोक्ता उत्पादों जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति रखता है। अब वित्तीय सेवाओं की शाखा के लिए लिस्टेड होने से समूह को न केवल विविधता मिलेगी, बल्कि निवेशकों के सामने समूह की वित्तीय क्षमता और स्थिरता की भी बेहद तस्वीर पेश होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के नतीजों पर नजर डालें तो टाटा कैपिटल ने 3655 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं कंपनी की कुल आय 18,175 से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती क्रेडिट मांग से उसे बड़ा फायदा मिल रहा है। आईपीओ के बाद निवेशक ये उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा कैपिटल एनबीएफसी सेक्टर में अपनी स्थिति और मजबूत करेगी। आने वाले समय में कंपनी अपनी डिजिटल लैंडिंग क्षमताओं को और मजबूत करने की योजना बना रही है, ताकि ग्राहकों को तेज और आसान लोन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
इसके अलावा भारत में मिडिल क्लास और छोटे व्यवसायों के बढ़ते विस्तार के कारण वित्तीय सेवाओं की जरूरतें और बढ़ेंगी। ऐसे में टाटा कैपिटल का ये कदम समय की दृष्टि से बेहद रणनीतिक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर टाटा कैपिटल का ये आईपीओ भारतीय कैपिटल मार्केट की सबसे चर्चित पेशकशों में से एक बन सकता है। निवेशकों की नजर इस पर होगी क्योंकि ये न केवल टाटा समूह की साख से जुड़ा है बल्कि देश के एनबीएफसी सेक्टर में निवेश के लिए एक बड़ा अवसर भी लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कोशिश के बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई से बात की है। पीएम मोदी ने उन पर हुए हमले को परेशान करने वाला बताया। साथ ही कहा कि ऐसे कृत्यों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। सीजेआई पर हमला अत्यंत निंदनीय। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सीजेआई गवई से बात करने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। प्रधानमंत्री के साथ ही उनके धैर्य की भी सराहना की। उन्होंने लिखा, ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस गवई की तरफ से प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राहुल गांधी ने भी सीजेआई पर हमले की निंदा की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत के लिए हमारे देश में कोई स्थान नहीं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही थी। क्या थी पूरी घटना? आरोपी वकील सीजेआई के नजदीक पहुंचा, अपना जूता उतारा और उनकी तरफ फेंकने की कोशिश की। कोर्ट रूम में मौजूद सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमले को रोका। वकील को तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो वकील सनातन का अपमान नहीं सहेंगे चिल्लाते हुए सुनाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य न्यायाधीश शांत रहे और उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने का आग्रह किया। सीजेआई ने टिप्पणी की, इस सब से विचलित न हो, हम विचलित नहीं हैं, ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी यूनिट ने वकील और घटना के संभावित कारणों के बारे में जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा। सभी 243 सीटों की मतगणना 14 नवंबर को कराई जाएगी। मतदान की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव का कार्य 16 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। क्या है चुनाव का कार्यक्रम? चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण कुल 121 सीटों पर मतदान कराया जाएगा तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को की जाएगी। पहले चरण में 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को की जाएगी तो 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण का मतदान 6 नवंबर को कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन पत्र 20 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। इस चरण में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। इस चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा। बिहार में कितने मतदाता? मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं।
उन्होंने बताया कि 14 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार में 14,000 मतदाताओं की उम्र 100 साल से अधिक है। इस बार राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम जरूर देख लें। यदि नाम छूटा है तो नामांकन से 10 दिन पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 11 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर भी मतगणना 14 नवंबर को ही कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने रविवार को बिहार का दौरा किया। इस दौरान राजनीतिक दलों ने आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं। आयोग ने उनकी इस अपील में तारीखों का ऐलान ध्यान में रखा। बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव कोविड-19 महामारी की वजह से 3 चरणों में कराए गए थे। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा आज जोगुलांबा गढ़वाल जिले में एक सड़क हादसे का शिकार होते होते बच गए। ये घटना हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग यानी NH-44 पर हुई, जहां उनकी गाड़ी को पीछे से एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। विजय देवरकोंडा पुत्तापर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे। रविवार को जोगुलांबा गढ़वाल जिले के उंडावली मंडप के पास वरसिद्धि विनायक पत्ती मिल के आसपास यह हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक उनकी कार को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से न अभिनेता को चोट आई और न ही उनके साथ सफर कर रहे किसी और दूसरे को। दूसरी कार के ड्राइवर ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकने की बजाय हैदराबाद की ओर भाग गया। विजय के ड्राइवर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी अब फरार ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। हादसे के बाद भी विजय देवरकोंडा ने हिम्मत नहीं हारी और सुरक्षित तरीके से हैदराबाद पहुंच गए। उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर राहत की सांस ली और अभिनेता के स्वास्थ्य के लिए दुआएं की। एक फैन ने लिखा, थैंक गॉड विजय सर सेफ हैं, ड्राइविंग में सावधानी बरतें। विजय देवरकोंडा साउथ सिनेमा के युवा सितारों में शुमार हैं। उनकी फिल्में जैसे RJD, महानटी और फैमिली स्टार ने उन्हें घर घर मशहूर किया है। कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने की अफवाहों के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार सगाई कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय देवरकोंडा की टीम ने सगाई की बात को कंफर्म किया है। हालांकि न तो रश्मिका और न ही विजय ने अपनी सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन अपनी सगाई की अफवाहों के फैलने के बाद विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। यहीं विजय का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया। उनकी अनामिका में सगाई की अंगूठी भी नजर आई। इस दौरान उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रश्मिका का पोस्ट तस्वीरों में विजय देवरकोंडा की उंगली में सगाई की अंगूठी देख फैंस को एंगेजमेंट की न्यूज पर भरोसा हो गया। वहीं दूसरी ओर रश्मिका मंदाना ने सगाई की अफवाहों के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। नहीं, ये विजय के साथ कोई प्यारी तस्वीरें नहीं हैं जिसकी फैंस उम्मीद कर रहे थे, बल्कि रश्मिका ने थम्मा के गाने तुम मेरे ना हुए की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो और उनके को स्टार आयुष्मान खुराना नजर आ रहे हैं। सालों पहले जुड़ा रिश्ता रश्मिका और विजय के बीच डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब उन्होंने 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम और 2019 के फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम किया था। विजय और रश्मिका को अक्सर साथ साथ समय बिताते देखा गया है। अगस्त में उन्होंने न्यूयॉर्क के 43वें भारत दिवस परेड का नेतृत्व किया। भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स नामक एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। देश में बवाल के बीच ही पाकिस्तान ने अमेरिका की रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप भेज दी है। पाकिस्तान के अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अमेरिका अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के एक नए युग में दाखिल हो रहे हैं। अखबार ने इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप के निर्यात से जुड़े समझौते को लागू करने की दिशा में बढ़ाए गए कदम के बारे में बताया। $50 करोड़ का होगा निवेश। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तान के बीच सितंबर में साइन हुए मेमोरेंडम MOU के साइन होने के बाद ये पहली खेप अमेरिका रवाना की गई है।
अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में मिनरल्स प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटीज को लगाने के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। अखबार ने अमेरिका के मौजूदा सत्रों के हवाले से बताया कि जो खेप अमेरिका रवाना की गई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन में पाकिस्तान के इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। कौन कौन से मिनरल्स गए बाहर? अखबार के मुताबिक ये पूरी दुनिया में औद्योगिक विकास और नेशनल सिक्योरिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO के सहयोग से घरेलू स्तर पर तैयार की गई इस शिपमेंट में एंटीमनी, कॉपर कंसंट्रेट और नियोडिमियम व प्रोजाडियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। दूसरी ओर USSM की तरफ से जारी किए गए बयान में इस सप्लाई को पाकिस्तान अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर करार दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि MOU एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग से लेकर पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरियों की स्थापना तक टोटल मिनरल्स वैल्यू चेन में मदद के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहता है। मीडिया बोली अब होगा रोजगार ही रोजगार। USSM की CEO स्टेसी W हेस्टी ने कहा कि पहली सप्लाई USSM और पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग का एक्साइटिंग चैप्टर है, जिसका मकसद व्यापार का विस्तार करना और दोनों देशों के बीच मित्रता को गहरा करना है। डॉन के अनुसार ये समझौता पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिनरल्स के बाजार में पैर जमाने में मदद कर सकता है। साथ ही इससे अरबों डॉलर का रेवेन्यू पैदा होगा और रोजगार का निर्माण भी होगा। साथ ही टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी इसमें संभव हो सकता है। डॉन ने दावा किया कि देश के अप्रयुक्त खनिज भंडार का अनुमान करीब 6 अरब डॉलर है, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में एक बनाता है। इमरान की पार्टी भड़की। ये अलग बात है कि समझौते की पाकिस्तान के विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कड़ी आपत्ति जताई है। PTI की सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने सरकार से वॉशिंगटन के साथ हुए सीक्रेट डील की पूरी डिटेल जनता के बीच लाने की मांग की है। USSM शिपमेंट और फाइनेंशियल टाइम्स की हालिया रिपोर्ट, जिसमें पासनी बंदरगाह को अमेरिका को देने का प्रस्ताव का आरोप लगाया गया, का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि इस तरह के लापरवाह, असंतुलित और सीक्रेट एग्रीमेंट देश में पहले ही अस्थिर स्थिति को और भड़का देंगे। भारत का इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम UPI अब कतर पहुंच गया है। सोमवार को कतर की राजधानी दोहा स्थित लुलु ग्रुप के सुपर स्टोर में इसे लॉन्च कर दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहां लुलु समूह के सुपरमार्केट स्टोर में UPI सुविधा की शुरुआत की। पिछले महीने दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ड्यूटी फ्री स्टोर पर UPI सुविधा की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि UPI की शुरुआत से भारत और कतर के बीच पूंजी के प्रवाह को अधिक सुगम और किफायती बनाया जा सकेगा। अब बिजनेस करना होगा आसान। उन्होंने कहा, UPI का शुभारंभ सिर्फ एक डिजिटल भुगतान समाधान नहीं है, बल्कि ये भारत और कतर के बीच व्यापार को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। ये दोनों देशों के बीच भरोसे को और मजबूत करेगा, क्योंकि जैसे जैसे दोनों देशों की भुगतान प्रणालियां एकीकृत होंगी, लोगों के लिए कारोबार करना अधिक आसान और सस्ता होगा। UPI सिस्टम के संचालक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की अनुशंसी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक QNB और जापान की पेमेंट गेटवे कंपनी नेस्टार्स के साथ मिलकर ये सेवा शुरू की है। ट्रेड होगा और आसान। पिछले महीने NIPL और QNB ने मिलकर कतर में QNB से जुड़े कारोबारियों के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर UPI भुगतान सुविधा शुरू की थी। गोयल ने कतर में संचालित अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से भी UPI को अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, धन और पूंजी का प्रवाह अब लगभग वास्तविक समय में और बहुत कम लागत पर संभव होगा। विस्तारित व्यापार UPI के अपनाए जाने से और मजबूत होगा। कतर बना 8वां देश। गोयल ने बताया कि कतर में रहने वाले लगभग 8.3 करोड़ भारतीयों ने इस पहल को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी स्वदेश पैसे भेजने की प्रक्रिया अब और तेज और कम खर्चीली हो जाएगी। कतर अब UPI भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। इससे भारतीय यात्रियों एवं स्थानीय कारोबारियों दोनों की नकद रहित, सुरक्षित और
त्वरित लेन देन की सुविधा मिलेगी। गोयल ने कहा कि 9 साल पहले शुरू हुई यूपीआई आज भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी सफलता की कहानी है। 85% पेमेंट यूपीआई से पीयूष गोयल ने कहा, भारत में 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए होती है और दुनिया के करीब 50% डिजिटल भुगतान अब यूपीआई से किए जा रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 64 करोड़ लेन देन यूपीआई के जरिए होते हैं। गोयल ने कहा कि एनआईपीएल, क्यूएनबी और लुलु समूह के बीच ये साझेदारी डिजिटल भुगतान को नई दिशा देगी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उपस्थिति को और सशक्त बनाएगी। इजराइल और हमास के अधिकारियों के बीच सोमवार से वार्ता शुरू हो गई है। अमेरिका की तरफ से तैयार शांति प्रस्ताव पर यह वार्ता मिस्र के एक रिसोर्ट में शुरू हुई है। गाजा में युद्ध दूसरे साल में दाखिल हो गया है और ऐसे में सबकी नजरें बस इस बात पर लगी हैं कि इस वार्ता का नतीजा क्या होगा। ट्रंप ने बनाया शांति का प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले दिनों गाजा में शांति के लिए एक योजना पेश की गई थी। हालांकि इसके बारे में अभी नई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। हमास का निस्त्रीकरण इस शांति प्रस्ताव को मुश्किल बना रहा है। ये इजराइल की एक प्रमुख मांग है। वहीं गाजा पर किसका शासन होगा, इसे लेकर भी अनिश्चितता बरकरार है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि गाजा पर एक समझौता मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो इस क्षेत्र को नया रूप दे सकता है। इजराइल के हमले जारी। ट्रंप की तरफ से इजराइल को बमबारी रोकने का आदेश देने के बावजूद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले जारी रखे। पिछले 24 घंटों में हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए। क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस तरफ से बात की जानकारी दी गई। एक मिस्र के अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर लाल सागर के शर्म अल शेख रिसोर्ट में वार्ता शुरू हुई। अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बात की। उन्हें वार्ता के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था। ट्रंप के दामाद वार्ता का हिस्सा इजराइल का नेतृत्व शीर्ष वार्ताकार रॉन डर्मर कर रहे हैं, जबकि खलील अल हया हमास प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हमास ने कहा कि वार्ता युद्ध विराम के पहले चरण पर केंद्रित होगी। इसमें इजराइल की सेनाओं की आंशिक वापसी और इजरायली हिरासत में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई शामिल है। मिस्र के सरकारी समाचार पत्र अल हराम की रिपोर्ट में अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरॉड कुशनगर ने भी वार्ता शामिल होने की उम्मीद है। 3 दिन के अंदर बंधकों की रिहाई, शांति के लिए नई कोशिश। हमास की तरफ से अमेरिकी योजना के कुछ तत्वों को स्वीकार करने के बाद है, जिसका इजराइल ने भी समर्थन किया है। इस योजना के तहत हमास शेष 48 बंधकों को 3 दिनों के भीतर रिहा कर देगा, जिसमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है। वो सत्ता छोड़ देगा और निस्त्रीकरण करेगा। मिस्र में वार्ता तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। नेतन्याहू ने कहा कि यह अधिकतम कुछ दिनों तक सीमित रहेगी। हालांकि कुछ हमास अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मलबे में दबे बंधकों के शवों को खोजने में और समय लग सकता है। ट्रंप को नोबेल शांति की वकालत। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास के आतंकियों ने 251 लोगों का अपहरण कर लिया और करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। ज्यादातर इजरायली बंधकों को युद्ध विराम या अन्य समझौतों के तहत रिहा कर दिया गया। इस बीच इजरायली बंधकों के परिवारों ने नोबेल पुरस्कार समिति से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की, जिसे उन्होंने वैश्विक शांति में अभूतपूर्व योगदान के लिए बताया। आखिर चाहता क्या हमास बंधकों की रिहाई? हमास ने कहा कि वो योजना में दिए गए आदान प्रदान के फॉर्मूले के अनुसार गाजा में जीवित और मृत दोनों तरह के इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन उसने आदान प्रदान को लागू करने के लिए जरूरी क्षेत्रीय परिस्थितियों का जिक्र किए बिना ये बताए कि वो शर्तें क्या थी। इजरायलियों की वापसी। हमास ने कहा कि उसने युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया और एन्क्लेव से इजराइल को पूर्ण वापसी का जिक्र किया है, जबकि योजना में कहा गया है कि इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस जाएगी और चरणबद्ध वापसी का भी जिक्र किया है। भावी शासन। 2007 से गाजा पर शासन कर रहे हमास ने कहा कि वो गाजा के प्रशासन की फिलिस्तीनी अरब और इस्लामी समर्थन वाले फिलिस्तीनी टेक्निकल अथॉरिटी को सौंपेगा।
जबकि ट्रंप को योजना में कहा गया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की देखरेख एक नए इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी की तरफ से की जाएगी। इसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे और जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे बाकी लोग शामिल होंगे। हमास का भविष्य। हमास ने कहा कि वो खुद को एक विस्तृत फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा मानता है और उसने वैश्वीकरण पर कोई टिप्पणी नहीं दी, एक ऐसा कदम जिसे उसने पहले खारिज कर दिया था, जबकि योजना में कहा गया कि हमास की गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और गाजा के वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में हैं। जहां वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। पवन सिंह ने पोस्ट में लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिसके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा, क्या ये सच नहीं है? कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं। पवन सिंह ने आगे लिखा, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं आप मेरे साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी न हो। बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह ने मिलने लखनऊ में लुलु मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंची। ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी। ज्योति सिंह ने कहा था, नमस्ते, हम पवन जी के घर आ चुके हैं। आप लोगों के कहने पर हम यहाँ आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली। आपके कहने पर ही हम आए थे। आपने कहा था आप जाइए, हम देखते हैं कौन आपको निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं, हम इसलिए यहाँ आए थे और देखिए पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए हमें न्याय कैसे मिलेगा। इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से ये भी पूछती दिखी कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती है कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहाँ आना सही नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि पवन सिंह ने आगे लिखा, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी न हो। आपको बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लुलु मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंची। ज्योति सिंह ने एक वीडियो में कहा था कि इसका शेयर करके जानकारी दी फैंस को। ज्योति सिंह ने कहा, नमस्ते, हम पवन जी के घर आ चुके हैं। आप लोगों के कहने पर हम यहाँ आए, लेकिन पवन जी पहले ही थाने से पुलिस बुला ले हैं। आपके कहने पर हम यहाँ आए, आपसे कहा था आप जाइए, हम देखते हैं आपको कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं, हम इसलिए यहाँ आए थे और देखिए पुलिस हमें थाने ले जा रही है। अब आप लोग फैसला लीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए हमें न्याय कैसे मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।